अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस प्रोग्राम के मुनक्किद करने वालों में मंसूरा के तमाम ज़िम्मेदारान, ख़ुसूसी तौर पर प्रिंसिपल अकील शाह साहब, उनके सारे मोहतरम असातिज़ा कराम, डॉक्टर अहमद रियाज साहब, आज के इस प्रोग्राम के मौरिक जनाब अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब, जनाब इखलाक साहब और हज़रात गिरामी और प्यारे बच्चों और बच्चियों, हमें इल्म है कि थोड़ी डेट एग्ज़ाम की और इसकी जो है क्लैश हो गई है और इस बिना पर हाज़िरी थोड़ी कम है। तादाद की किल्लत और कसरत कोई मायने नहीं रखती है, दिलों की कैफियत जो है वो अहम है। क्या आप जो भी हाजिर हैं वो एक ये तड़प लेके आए हैं कि हम बदलते हुए जो मामलात हैं उससे आगाह हो जाएं और ख़ुसूसन साइंस के हवाले से मामलात जो हैं उसको समझने में हमको आसानी मिले। मैं मुख्तसर बात करने वाला हूं, लेकिन ये कि करियर में जो साइंस की फैकल्टी है वो किस कदर अहमियत के हामिल होती है और उसके लिए हमको जहन किस तरह बनाना है, जहन साजी जो है वो कैसे करने की है। मोटे तौर पर तो हम अभी सभी जानते हैं कि साइंस में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का ही होता है। यहां पर कुछ तलबा मैथमेटिक्स को जो है वो सिरे से छोड़ देते हैं, ये बड़ी गलती करते हैं कि हमको डॉक्टर बनने का है तो हम मैथमेटिक्स क्यों अपनाएं। एक सब्जेक्ट जो उनका कम होता है, उन्हें गाइड करने वाला कभी कोई ये नहीं कहता है कि उसके बदले में जो मजमून लेंगे आप, चाहे इकोनॉमिक्स ले लेंगे, चाहे साइकोलॉजी लेंगे, चाहे ज्योग्राफी लेंगे, उसमें तो कुछ पढ़ने का है ना। कि दिमाग ऐसा अल्लाह ताला खोल के उसके अंदर किताब रखने वाले नहीं है, उसमें भी कुछ पढ़ने का है। तो उसमें कम पढ़ने का है, कितना पढ़ने का है? तो रोजाना आधा घंटा पढ़ने का है। तो रोजाना आधा घंटा अगर आप मैथमेटिक्स को देते हैं, रोजाना अगर आधा घंटा आप मैथमेटिक्स को देते हैं तो उसमें बहर सूरत 50% मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। और 50% मार्क्स जो मैथमेटिक्स के होते हैं वो काफी हैं मैथमेटिक्स की बुनियाद पर किसी करियर को अपनाने के लिए, वो काफी है कि यूं ही बेसमती से डायरेक्शन लेस जो भटकते रहने का, फिर बाद में सिर्फ नीट के ऊपर अगर हम भरोसा करते हैं तो वहां पर मामला क्या होता है। एक मोटे तौर पर हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में 1,10,000 हर साल डॉक्टर्स बन रहे हैं नीट के जरिए से, और बदबख्ती से 10 लाख लोग जहनी मरीज बन रहे हैं। क्यों? उस नीट को हासिल करने के लिए। मामला क्या है? उनका अप्रोच गलत होता है। शुरुआत ही से जो मामलात होते हैं वो गलत होते हैं। होता यह है, पहली गलती हमारे स्कूलों से होती है कि जो स्कॉलरशिप के इम्तहानात हैं उसमें हमारे बच्चों को बिठाया नहीं जाता है, शरीक नहीं बोलते, बल्कि उनको डिस्करेज किया जाता है कि भाई आपके बच्चे रेगुलर होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इतना बड़ा स्कॉलरशिप का इम्तहान जिसमें बहुत ही टैलेंट लगता है वो क्या कर पाएंगे। अब सारे स्कूलें, सारे तालीमी निज़ाम जो हैं वो स्कॉलरशिप इम्तहान की चीज़ों से भी आगे निकल चुके हैं और अब लगभग सारे स्कूलें
ओलंपियाड के एग्जाम्स के लिए तैयारी कराते हैं। ओलंपियाड में मैथमेटिक्स भी है, साइंस भी है, इंग्लिश भी है, जनरल नॉलेज भी है, कंप्यूटर्स भी है, सोशल साइंस भी है। इतने सारे सब्जेक्ट्स का इम्तहान होता है और उस इम्तहान के जरिए से बच्चों में जो है वो टैलेंट को सिर्फ बढ़ावा नहीं दिया जाता, उसको एक पॉलिश किया जाता है। ये बुनियादी गलती स्कूल लेवल पे होती है और उसकी वजह ये भी होती है कि गवर्नमेंट का को कोई जीआर नहीं आया, कोई सर्कुलर नहीं आया कि ऐसी इन एग्जाम में जो है वो बच्चों की शिरकत कराना जरूरी है। तो बदबख्ती से वो गवर्नमेंट की जीआर के जो कुछ गुलाम होते हैं, कुछ स्कूल हैं, वो तो स्कॉलरशिप के इम्तहानात को भी नजरअंदाज करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि ये पूरा मामला रटने रटाने का और उसके जरिए से पास होने का सिस्टम जो है वो खत्म हो गया है। गालिबन इसी वजह से जो मेरिट की जो लिस्ट बना करती थी वो लिस्ट गवर्नमेंट ने बनाना बंद कर दी है, तो वो लिस्ट भी नहीं बनती है। रटने रटाने का सिलसिला खत्म हो गया। एमसीक्यू टाइप के सवालात पूछे जाने लगे, हत्ता के लैंग्वेजेस में भी, जुबानों में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने लगे। तो जिसने किसी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, उसके लिए वो आसान है। करना क्या है हमको, मैं मुख्तसर बात कर रहा हूं, आप जरा ध्यान दीजिए इधर। आपको किसी भी बड़े प्रोफेशन में जाना है, आपको करना यह है कि उसके लिए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, ये सबसे बड़ी जड़ है, ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है। कॉन्सेप्ट्स अगर आप क्लियर करते हैं तो बिलफर्ज आपको 2 रिवीजन करने पड़ते हैं किसी चीज के लिए। कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं किए तो 10 रिवीजन, 15 रिवीजन्स जो हैं वो भी नाकाफी होते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना ये बहुत अहम होता है। कैसे क्लियर करेंगे, हाउ टू स्टडी, मैं इसकी तरफ आ रहा हूं। आप जब पढ़ाई करने को बैठते हैं, आपका सबसे पहला जो मामला है और वो है टाइम टेबल। रोज रात को सोने से 5 मिनट पहले, सुबह उठकर नहीं, रात को सोने से 5 मिनट पहले आपने एक कच्चा टाइम टेबल बनाना है। सिर्फ 5 मिनट पहले, अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो 10:55 पे एक कच्चा टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल रीढ़ की हड्डी है आपकी, जो है वो स्टडीज की, पढ़ाई की रीढ़ की हड्डी वो टाइम टेबल है। पहले पहले आपका टाइम टेबल सिर्फ 50% कामयाब हो जाएगा, फिर 60%, 70%, एग्जाम के दिनों में आपका टाइम टेबल 80 to 85% कामयाब हो जाएगा। आपका टाइम टेबल कभी पूरा कामयाब नहीं हो जाएगा। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, मुकम्मल इंसान बनने की कोशिश मत करो। हम बड़े लोगों का टाइम टेबल फेल होता है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। इसलिए ये अहम बात होती है कि कल आपको जो करने का है वो रात में आपको तय करना है। बिलफर्ज आपने कच्चा टाइम टेबल बनाया नहीं है तो सुबह जब उठेंगे तो आपकी कैफियत कैसी हो जाएगी। सुबह उठने टाइम टेबल सामने कुछ नहीं है, टाइम टेबल अगर है हाँ ठीक है ये करने का है, नहीं है तो बस अरे बाप रे क्या समझ में नहीं आता, आज तो ठंडी बहुत है, लगता है वो बारिश भी हो जाएगी, अरे वो उधर से कहीं से आवाज़ आ रही है, वो शहर में कुछ हंगामा चला रही है, वो 1 घंटा 2 घंटा टाइम टेबल बनाने में दिन चढ़ा जाएगा। 12 बजेंगे, 1 बजेगा, लेकिन टाइम टेबल आपका बनेगा नहीं। तो आधा दिन फायर होता है अगर ये आपने दूसरे दिन रखा टाइम टेबल बनाने के लिए। ये तरतीब आप 9वीं 10वीं से लेकर तो ME MTech जितना भी पढ़ रहे हैं वहां तक ये रिवाज बना लें कि रात को सोने से पहले कच्चा टाइम टेबल एक मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर ये करने का, ये करने का, ये बनाने का है, ये कर लीजिए। नंबर 2, हम बता रहे हैं कि पढ़ाई का तरीका उसमें क्या होता है। सबसे बड़ा हथियार आपकी पढ़ाई का होता है वो है पेंसिल। बच्चों आप पेंसिल हाथ में रखे बगैर पढ़ाई शुरू मत कीजिए। पेंसिल का क्या क्या करिश्मा है सुन लीजिए। क्या करने का है पेंसिल से आपको कि इंपॉर्टेंट बातें जो हैं उसको अंडरलाइन करने का है।
इंपॉर्टेंट बातों को, कीवर्ड्स को, कलीदी अल्फाज को आपको अंडरलाइन करने का। ऐसा ना कि आपने एक स्केल ले लिया और सबके नीचे अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन करना जो है वो एक आर्ट है, फन है। क्यों? आप अंडरलाइन कर रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं? वो एग्जामिनर को चैलेंज कर रहे हैं कि जा तू जो सोचने का सोच, जैसा पेपर सेट करने का सोच, लेकिन मैं उसको पहले ही से अंडरलाइन कर चुका हूं या कर चुकी हूं, की पॉइंट्स को। पेंसिल का क्या करिश्मा है, सुन लीजिए। एग्जाम की एक रात आपका जो बुक, आपकी जो किताब है 1000 सफ़ात की किताब है। एग्जाम की रात 5 घंटे की है। शाम को 7 बजे से लेकर तो 12 बजे तक 5 घंटे की। 5 घंटे में 1000 पेज की किताब पढ़ के हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन उस 1000 पेज की किताब में जहां जहां आपने अंडरलाइन किया है वहां वहां आपकी नजर जा सकती है। इसको कहते हैं LMR, लास्ट मिनट रिवीजन। लास्ट मिनट रिवीजन आपका ये नहीं है कि आप एक एक लफ्ज पढ़ते जाएं या कुछ नया टॉपिक पढ़ते जाएं, ये भी लास्ट मिनट रिवीजन नहीं है। लास्ट मिनट रिवीजन ये है कि जो आपने पूरा साल अंडरलाइन किया है उसको आप जो है उस पर आपकी नजर जाए, सिर्फ नजर जाए। मैं एक मिसाल दूंगा। स्कूल्स की सतह से आप पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, उर्दू में कहते हैं उसे शुआई तरकीब। फोटोसिंथेसिस में बला 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 3-4 पेज सब लिखे हुए हैं। उसमें 2 ही पॉइंट्स ऐसे हैं जो अहम है, जिनको आपको अंडरलाइन करना जरूरी। सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, वही कलीदी। बाकी सब जो हल्दी मिर्ची मसाला है, वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं? नंबर 1 सनलाइट, सूरज की रोशनी, और नंबर 2 जो है वो है क्लोरोफिल, सब्ज माया। इन दोनों के बगैर क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है। इसी पे आपकी नजर जानी चाहिए। तो आपने अगर उसको अंडरलाइन कर लिया, वो पूरा सबक जो है वो आपके जहन में आ गया। आई विल गिव वन मोर एग्जांपल। आपकी साइंस की किताब में लिखा हुआ है कि न्यूटन फेल्ड टू एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन। न्यूटन फेल्ड टू एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन। अब आपको जो है, आपको क्या करना है कि उसमें न्यूटन फेल, मालूम है न्यूटन हर चीज में पास हो गया था, अब फेल हुआ। किस में फेल हो गया? अब बोलेंगे ये तो, इसको हम अगर MCQs में बनाते हैं तो उसको ऑप्शंस क्या रहेंगे? लीव द ऑप्शंस टू द एग्जामिनर। ऑप्शंस क्या रहेंगे वो एग्जामिनर पे छोड़ दो। वो क्या करेगा कि न्यूटन फेल टू एक्सप्लेन A रिफ्लेक्शन, B रिफ्रैक्शन, C डिफ्रैक्शन, D पोलराइजेशन। सही आंसर है डिफ्रैक्शन। वो एग्जामिनर कुछ भी ये कर देगा। दूसरा, अभी खासतौर पर गए साल जो नीट का पर्चा था, वहां से अब तक हर एग्जाम में एक नई ट्रेंड चल रही है हमारे एग्जामिनर्स की। वो क्या करते हैं, जहां बच्चा कोई सोच भी नहीं सकता वहां से वो सवाल उठाते हैं। ऑप्शंस क्या देंगे? फिर 1 मैक्सिमम ऑप्शन देंगे, फिर 2 दूसरा देंगे, फिर बोथ A एंड B, फिर देंगे नन ऑफ द A एंड B, आइदर A और B, ये देंगे। तो आपको उस पर अकल लड़ाने की जरूरत नहीं है कि एग्जामिनर के पास में ऑप्शंस क्या हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको आपको अंडरलाइन करने का है। ये मेन बात है इसके अंदर। अब ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं। गए साल हम नीट के लिए अलग हमारा लेक्चर है, नीट के एस्पिरेंट्स के लिए, उसको आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जो बताना चाहेंगे मेन वो ये कि वहां पर ट्रेंड गए साल से क्या हुए थे। सभी बच्चे समझते थे फिजिक्स डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट केमिस्ट्री भी है, और बॉटनी जूओ दोनों मिलाकर जो है वो आसान है। तो पहले ही जैसे ही एग्जाम हॉल में दाखिल होते उस पर झपट पड़ते, बॉटनी जूओ उसके सवाल हल करते। अब क्या हुआ है?
अब उन्होंने क्या किया, एक नया ट्रेंड ये निकाला जो मुनासिब नहीं है, लेकिन है, उसको फेस करने का है। खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, सबके लिए है। कोई हमारे साथ में नाइंसाफी हो रही है ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेंड ये निकाला उन्होंने कि लेंदी सवालात पूछने लगे। सवालात जो हैं वो सवाल पढ़ने के लिए आपको कम से कम 1 मिनट लगता है, उसको समझने के लिए 1 और मिनट लगता है, 2 मिनट हो गए। अटेम्प्ट करें या ना करें, क्यों नेगेटिव मार्किंग है, ये सोचने के लिए 1 और मिनट लगता है। कैलकुलेशंस होंगे तो 2 मिनट और लगते हैं, 5 मिनट। बायोलॉजी के पेपर में एक सवाल को नहीं दे सकते। सब लोग ये घर से सोच के आए थे कि जल्दी जल्दी 10-10, 15-15 सेकंड में बायोलॉजी के सवाल हल करेंगे और फिर इत्मीनान से हम केमिस्ट्री और फिजिक्स को अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन यहां पर मामला उन्होंने क्या लाया कि लेंदी क्वेश्चंस, सवाल को समझने में को पढ़ने में 1 मिनट, समझने में 1 और मिनट, अटेम्प्ट करें या न करें फैसला करने में नेगेटिव मार्किंग है इसके लिए, कैलकुलेशन में 2 और मिनट। अब क्या करें इसका, या तो रोना रोते बैठे, कुछ नहीं चलेगा। अब उसको फेस करना है कि भाई ये ट्रेंड आ चुका है, तो उसके लिए आपको फास्ट रीडिंग आपको डेवलप करनी है। फास्ट रीडिंग डेवलप करना जो एक आर्ट है। मेरे घर में, अभी ये पेंडेमिक से पहले बता रहा हूं, पेंडेमिक के बाद अलग मंजर है, लेकिन इस लॉकडाउन वगैरह पेंडेमिक से पहले मेरे घर में रोजाना 14 अखबारात आया करते थे, अलग अलग जबानों के, मराठी के, उर्दू के, हिंदी के वगैरह वगैरह, सब ज्यादा इंग्लिश के। अभी जो है वो 4 अखबारात आते हैं। खैर 14 अखबारात मैं 50 मिनट में पढ़ता था उनके। अब उसमें क्या पढ़ने का तरीका है कि सांप ने काटा, बिच्छू ने काटा, ये न्यूज नहीं पढ़ने की है। खासतौर पर एडिटोरियल पे ध्यान दीजिए। ये कोई अगर कोई बात है उसको एक अलग ढंग से, हर अखबार अलग, मराठी में लोकसत्ता पेपर का एटीट्यूड अलग है किसी न्यूज की तरफ, महाराष्ट्र टाइम्स का अलग है, लोकमत का अलग है, सकाळ का और अलग है। ये हर एक का अलग अलग जो है मामला रहता है। उन पर मैं तवज्जो देकर एडिटोरियल तक पढ़ के 50 मिनट में ये अखबार पढ़ के होते थे। अभी कैसे होते थे, मैंने अपने आप में उसको ढालकर फास्ट रीडिंग डेवलप की थी। कुछ इस हद तक कि मैं उसका एक कोई सेमिनार मैं आपको करा सकता हूं कि फास्ट रीडिंग कैसे करेंगे। तो फास्ट रीडिंग करने के बाद की एक आदत अगर आपको हो जाए तो ये ट्रेंड ये आ गया है। गालिबन जेई में भी, एमएसटी सीईटी में भी इस ट्रेंड को अपनाया जाए। ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें पता नहीं है। पेपर सेट करने वाले क्या वो अपनी जिंदगी के नाकाम लोग हैं जो कभी डॉक्टर ही नहीं बने, इंजीनियर ही नहीं बने, तो जो है बच्चों से बदला ले रहे हैं। अब ये भी हमको सोचना नहीं है, लेकिन जो है उसको कबूल करने का है। और कबूल ये करने का है कि फास्ट रीडिंग हमको डेवलप करने की है। ये आपके रोजाना के स्टडीज से में भी काम आ जाएगा। और ये ऐसे पेपर जो हैं, तो आपको जो मॉडल पेपर जो सॉल्व करने के हैं उसमें लेंदी क्वेश्चंस वाले जो हैं वो आपको आपको देखने के हैं, आपको ये करने के हैं। हम बात कर रहे थे कि इसमें आपको ये कैसे करने का है। सभी लोग हर चीज के लिए एक एनसीईआरटी सारे अमराज की दवा है या समझते हैं, जो सही भी है। और ये समझते हैं कि जेई हो या नीट हो उसमें 11, 12 के सवालात पूछे जाते हैं, इसलिए 11 को हमने इग्नोर नहीं करने का। मैं जरा यहां पर थोड़ा डिफर हूं इस बात से कि जेई में और नीट में 6ठी स्टैंडर्ड 6 से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उसके ऊपर आपकी नजर जो है वो होनी चाहिए। मामला कहां होता है गड़बड़, एसएससी के इम्तिहान के बाद की जो छुट्टी होती है
वो सबसे अच्छी छुट्टी है और सबसे खतरनाक छुट्टी है। वो सबसे अच्छी छुट्टी क्यों है कि वहां पर हमको एक नए सिरे से प्लानिंग करने का एक मौका मिलता है। और खतरनाक छुट्टी क्यों है कि उसमें सिरे से कोई प्लानिंग हमारे यहाँ पर होती ही नहीं है। वो समझते यार अभी तो सुस्ता रहे हैं, 10 साल हमने पढ़े हैं स्कूल में, अब उसमें 2 महीने की वो छुट्टी होती है, फिर कॉलेजों में एडमिशन होते होते 1 महीना और फिर क्या होता है, अगर आप डिप्लोमा में जा रहे हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, तो जैसे ही अगस्त के 20-25 तक इम्तहान हो गया और सितंबर के पहले ही हफ्ते में पहला टर्मिनल एग्जाम होता है बगैर पढ़े हुए। तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 4 केटी लगती है, 5 केटी लगती है और सारे के सारे केटी भी लगती है। उसके लिए जो बाखबर लोग हैं वो कैसा करते हैं, और मैं यहां पर मिसाल लेना चाहूंगा बाखबर, इसमें पूरा नाम लेके कहना चाहूंगा। 5% लोग हैं, वो पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं, उनको रिजर्वेशन भी नहीं है, लेकिन वो बाखबर लोग हैं। वो बाखबर जो हैं कम्युनिटी, वो क्या करती है, जो 2 महीने जो हैं वो घर में नहीं बैठते उनके बच्चे, बल्कि उन 2 महीनों में वो जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो सिलेबस है उसको किसी की मदद से, किसी कोचिंग की मदद से, किसी मदद से वो पूरा करते हैं। इस तरीके से कि सितंबर के पहले हफ्ते में जो एग्जाम होता है उसमें वो बच्चे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में वो वहां पर शामिल होते हैं, उनके क्रिएटिविटी लगने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ये इस महाज पर हमारी ये नाकामी जो होती है इसको हमको समझने की जरूरत है। हम बात कर रहे थे कि यूज ऑफ पेंसिल, पेंसिल जो है वो आपका सबसे बड़ा हथियार है स्टडी करने के लिए। कुछ बच्चे नहीं बल्कि कई बच्चे एग्जाम की रात में ब्लैंक हो जाते हैं, अरे सब जून में याद था, अभी सब भूल चुका हूं, कुछ भी याद नहीं, ये नहीं है। उस वक्त वो जो पेंसिल से अंडरलाइन की हुई किताब जब आप हाथ में लेते हैं तो लगता है ये मैंने किया है, आता है मेरे को आता है। आप में आता है कॉन्फिडेंस। एग्जाम की रात में आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि सब भूल चुका हूं, यानी आप क्या डिक्लेयर करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है। उस कॉन्फिडेंस लेवल को सिर्फ बरकरार रखने के लिए नहीं बल्कि ऊपर ले जाने के लिए जो चीज काम आती है वो पेंसिल है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने ये किया है। एक छोटी सी चीज लिखने में सबसे कमजोर चीज पेंसिल, लेकिन आपकी पढ़ाई के रीढ़ की हड्डी जो है वो पेंसिल होती है। हम बात वहां पर भी हमने छोड़े थे कि एनसीईआरटी सारे अमराज की कोई हम दवा जो समझते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा है और उसमें खास तौर पर फिजिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी से करके नहीं चलता है। चाहे कोई भी एग्जाम को देना है, जेईई देना है या नीट देना है, तो उसके लिए जितने प्रॉब्लम्स की किताबें आप रिफर करेंगे उतना कम है। हमारे जमाने में जो प्रॉब्लम की सबसे मशहूर किताब थी, जो कम से कम 3-4 दहाइयों तक इस्तेमाल की गई, जो मेरे अपने प्रोफेसर्स की लिखी हुई थी, तो प्रोफेसर केसी कॉलेज के प्रोफेसर थे पीएस बांगवी, और प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। उनका चैलेंज था कि कोई भी एग्जामिनर उस किताब से आगे सोच ही नहीं सकता, और कई लेक्चरर्स प्रोफेसर्स उनके पास जाते थे जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते कि भाई क्या सॉल्यूशन है इसका। यही एटीट्यूड बच्चों आपको अपनाने का है। आपको यह अपनाने का है कि प्रॉब्लम्स जहां से मिले, जितने मिले उतने आपको हल करने की। आपका एटीट्यूड ये होता है कि क्लास में जितने कराएं या क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस में जितने कराएं उस पर आप खाली इक्तिफा करते हैं। ये एटीट्यूड प्रॉब्लम्स, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स के ताल्लुक से सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। थोड़ा सा आपको इसमें दर्जाबंदी करने की है, क्लासिफिकेशन ये भी करने का है। जैसे फिजिक्स में जो आपके जेब में मार्क्स हैं, बिल्कुल मुफ्त के मार्क्स जो हैं, वो मॉडर्न फिजिक्स के हैं।
मॉडर्न फिजिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद में आप डायनामिक्स को लीजिए, काइनेटिक थ्योरम को ले लीजिए, वेव्स को लीजिए। ये चैप्टर्स उस तरीके से हम क्या करते हैं, रोना रोते हैं जो मुश्किल हमको लगता है उनके। मैग्नेटिज्म मुश्किल लगता है, अभी इजी लगता है या मुश्किल लगता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? यूनिवर्सली पूरी दुनिया में डेफिनेशन यही है कि जिसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं वो हमको आसान लगता है, और जिसके लिए हम प्रैक्टिस नहीं करते वो मुश्किल लगता है, और कुछ भी नहीं। हम फिर से आ रहे हैं मैथमेटिक्स की तरफ कि इसमें मामला क्या है, क्या मामला होता है। आज इसका प्रॉब्लम, आज इसका इश्यू यहां से सॉल्व करके ही उठेंगे। नंबर 1, मैथमेटिक्स मुश्किल लगने की वजह नंबर 1, और वो है मैथमेटिक्स का फोबिया। फोबिया बिला वजह का डर, खौफ। अगर आपने सुना कि एक ट्रेन का हादसा हुआ, उसमें 10 लोग मर गए, अब यकीन रखिए कि उस हादसे से कट पिट के सिर्फ 3 लोग मरे होंगे और 7 लोग उस एक्सीडेंट के खौफ से मर गए, करके मर गए। अगर आपने सुना कि एक जगह पर, एक स्कूल में, एक इदारे में मैथमेटिक्स में 10 बच्चे फेल हो गए, अब यकीन रखिए कि 3 ही बच्चे ऐसे थे जो स्लो लर्नर्स थे, कमजोर थे, थोड़े कुन जहन थे, 3 बच्चे, और 7 बच्चे मैथमेटिक्स के खौफ से फेल हो। अरे मैथमेटिक्स, अरे वो पाइथागोरस, अरे वो ट्रिग्नोमेट्री, अरे अरे अरे, हाथ लगाया नहीं किसी चीज को, लेकिन अरे अरे अरे, ये मैथमेटिक्स का ये मामला होता है। नंबर 1 कि उसका खौफ जो है, बिला वजह का फोबिया, उसको निकालना है। नंबर 2, मैथमेटिक्स मुश्किल लगने की वजह क्या है? मैं इस पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें दिखाई नहीं देता मैथमेटिक्स है, लेकिन छुपा छुपा मैथमेटिक्स ही है। वो मैथमेटिक्स यानी क्या है? लॉजिक है। यानी क्या है कि जो जल्दी फैसला कर सकता है, ही इज अ मैथमेटिशियन। वहां नाके पे खड़े हैं, कैसे जाऊं, रिक्शा से जाऊं, नहीं वो टैक्सी, नहीं वो ओला उबेर, नहीं, जो फैसला कर सके 10 सेकंड में, ही इज अ मैथमेटिशियन। तो वो फैसला करने वाली जो चीजें हैं, जैसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, इवन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये जो सारे जो एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसका घुमा फिराकर यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं ये सवालात, सीसैट में, वो सवालात, उसमें मैथमेटिक्स का अमल दखल है। दूसरी वजह मैथमेटिक्स मुश्किल लगने की ये है कि हमारे बेसिक्स वीक हैं, हमारी बुनियादें जो हैं वो कमजोर हैं। क्या होता है कि गवर्नमेंट की मेहरबानी से आप लोग 8वीं तक पास हो जाते हैं, 8 तक। स्कूल की मेहरबानी से आप 9वीं भी पास होते हैं, इसमें जो है प्रैक्टिकल्स, इसमें उसमें ज्यादा फुल मार्क्स देकर। आप 10th में आके आप बैठे, टीचर पढ़ा रहे हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको 7 का टेबल भी याद नहीं आ रहा है, 7 का, सब ऊपर से जा रहे, बम्पर जा रहा है। आप उसमें, इसका इलाज क्या है? मैथमेटिक्स ये मुश्किल लगने की वजह क्या है और उसका इलाज क्या है? उसका इलाज यह है कि भाई ये एसएससी के एग्जाम के बाद जो है, किसी टीचर या ट्यूटर के पास पहुंचिए मैथ्स के, और उनसे कह दीजिए कि भाई मैं गलती से एसएससी का इम्तहान दे के आया हूं, लेकिन हकीकत यह है कि मेरे को 2 का पहाड़ा भी नहीं आता है, तो वहां से शुरू करो। तो वहां से जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये फैक्टराइजेशन होते सर्कल, ट्रायंगल, उसका होते होते जो है वो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, पाइथागोरस होते होते फिर वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लाके छोड़ देगा। 2 महीने लगते। जिंदगी भर इसका रोना मत लेके बैठिए। मैथमेटिक्स मुश्किल है, बचपन से मेरे को वो अच्छा नहीं लगता है, मैं बचपन से वो एग्जाम के रात में सोता था, मैं पढ़ता नहीं था। अब लेके मत बैठिए उसको।
इसका अमल दखल हर जगह पर है। मैथमेटिक्स के लिए जहानत नहीं लगती है। मैथमेटिक्स का क्या लगता है, मैं आ रहा हूं उसके तीसरे पॉइंट की तरफ, तब मालूम हो जाएगा। मैथमेटिक्स मुश्किल लगने की तीसरी और आखिरी वजह यह है कि मैथमेटिक्स में कि सब्जेक्ट के हमारी स्टडी का तरीका गलत है। आप क्या करते हैं, एक एक्सरसाइज है, उसमें 10 सम हैं, आप एक लॉन्ग नोटबुक लेते हैं, उसमें से पहला सम जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, सोचिए जरा, फिर क्या करते हैं, फिर जो करते हैं वो गलती करते हैं। फिर क्या करते हैं, एक सम सॉल्व किया लॉन्ग नोटबुक में, फिर क्या करते हैं, अरे वो दूसरा वैसा ही है, तीसरा खाली प्लस माइनस है, चौथा वो मेरे को आता है, पांचवा मैं एग्जाम में करूंगा, छठा और भी। एक सम आपने सॉल्व किया 10 में से 10% एफर्ट्स और उसमें आपको 90% का रिजल्ट चाहिए, कैसे मुमकिन है वो। तो मतलब मैथमेटिक्स के आपका जो तरीका है स्टडी करने का वो गलत है। वो टेक्स्ट बुक लिखने वाले के बेवकूफ है कि 10 के 10 सम एक जैसे देंगे। अब सुन लीजिए, यूनिवर्सल ट्रेंड क्या है पूरी दुनिया में, खाली हिंदुस्तान भर में नहीं। 7th स्टैंडर्ड से लेकर 7वीं से लेकर 10वीं 12वीं और बीटेक एमटेक करने तक जो ट्रेंड है वो ये है कि अगर 10 सम हैं, 10 सवालात हैं, तो उसमें से 4 सवाल जो हैं वो लगभग एक जैसे रहते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी बात जो है वो हमको फिर भी हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 से डिफिकल्टी लेवल शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 से 5, 6 डिफिकल्ट, 7, 8 ट्विस्टेड, घुमा फिरा के, ऐसा खाने का तो ऐसा खाने का, ट्विस्टेड। 9 और 10 स्मार्ट क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, स्मार्ट क्वेश्चंस 9 और 10। ये ट्रेंड हर जगह रहता है। आप 1 या 2 सम सॉल्व करते हैं तो उससे आपकी वो मश्क नहीं होती है। ये गलत है आपका एटीट्यूड, आपका तरीका स्टडी करने का। ये स्मार्ट क्वेश्चंस आज से 20 साल पहले आ गए और राइज हो गए। क्यों हो गए, बढ़ती हुई आबादी के तहत जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसने सारे स्क्रू अपने टाइट करने लगे कि भाई इजी सवाल अगर पूछेंगे सबको मिलेंगे 100% मार्क्स। कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का है, क्योंकि बात फैल जाएगी। अरे यहाँ गली मोहल्ले में बच्चे बैठे हुए हैं 96, 98% मार्क्स लेके और उनको किसी जूनियर कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा है। अच्छा, वो होने के बाद 96, 98% मार्क्स लिए हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, हाहाकार मच जाएगा तालीमी निज़ाम में। तो स्क्रू टाइट करने के लिए उन्होंने स्मार्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पूछने को शुरू किए। उसमें घबराने का नहीं। स्मार्ट क्वेश्चंस और ट्विस्टेड क्वेश्चंस वो कौन सॉल्व कर सकता है, जिसने एक ग्रुप के सवालात, 1 मार्क के 2 मार्क के सवालात हल किए हैं। उसके लिए जो लास्ट क्वेश्चन है, जो अक्सर पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 होता है, लास्ट क्वेश्चन, वो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि उसी की बुनियाद पर है। आई गिव एन एग्जांपल, मैं मैथ्स की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि आपको जो है एक सिलेंडर, उसका एरिया, उसका फार्मूला याद हो गया, रट्टा मार के जैसा भी याद हो गया। कौन, उसका आपको याद हो गया फार्मूला, एरिया इसका जो है वो 2 पाई आर एच है, उसका पाई आर एल है, ठीक है। आपको स्फीयर का फार्मूला याद हुआ है, इसका 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का जो है वो 2 पाई आर स्क्वायर है। ये आपने सब याद किया, रट्टा मारा। अब डी ग्रुप क्वेश्चंस में, यानी स्मार्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक खिलौना है, ये टॉय है। और टॉय कैसी है कि उसका एक जो है वो सिलेंडर है, उसके ऊपर एक टोपी जैसी है जो कोन है, उसके नीचे हेमिस्फीयर है, और फिर उसका जो है एरिया या रकबा मालूम करने का। अब क्या करना है, तीनों को ऐड करने का है। एक सर्कस का तंबू लगा हुआ है। सर्कस का तंबू क्या है, ये ऊपर जो है वो कोन है, नीचे जो है वो सिलेंडर है।
अब कोन में आपको उसका जो बेस है उसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि वो खुला रहता है, तभी वो सब जो है वो कसरत करने वाले जंप करते रहते हैं। एक मिसाल दे रहा हूं, ये स्मार्ट क्वेश्चंस ऐसे जनरेट होते हैं जो पहले छोटे छोटे सवाल जो 2 मार्क के हैं उनको अगर हल करने में कोई नाकाम हो गया तो उसको स्मार्ट क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट लगते हैं, मुश्किल लगते हैं। मैं ये बता रहा हूं कि ये कैसे ही होता है, मैथमेटिक्स से भागकर नहीं चलेगा। कॉमर्स में अगर आपने मैथमेटिक्स छोड़ दिया और एसपी ले लिया उसकी जगह पर, तो उसके बावजूद मैथमेटिक्स छुटकारा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी चीज इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स मैथमेटिक्स के वो उसके दोनों भाई बहन हैं। इसलिए हमको ये एटीट्यूड जो है, हमको इस चीज को हमको समझने का जरूरत है। इसमें करना क्या है, मैं 1-2 बातें और कहना चाहता हूं। ये मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट्स हो, इसमें टी फॉर टैलेंट, उसको मैं नंबर 2 पोजीशन देता हूं, और नंबर 1 पोजीशन देता हूं वो है 2C, टी फॉर टैलेंट। मैंने कहा था कि टैलेंट जहानत जो है वो ये है, लेकिन यहां पर देखिए मैं कुरान के हवाले से बात करना चाहूंगा। अल्लाह फरमाते हैं सूरह नज्म सूरह नंबर 53 आयत नंबर 39, 40 और 41 में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, और ये कि उसकी कोशिश देखी जाएगी, और ये कि उसके लिए उसको जो है उसका अज्र दिया जाएगा। कोशिश बराबर कामयाबी, एफर्ट्स इज इक्वल टू सक्सेस, ये कुरानिक फार्मूला है। एफर्ट्स से ही सक्सेस मिलता है, तो एफर्ट्स लगाना जो है वो अहम है। 2C जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, और उसमें से नंबर 1 है वो है कॉन्फिडेंस। जब भी आप किताब खोलते हैं, बाजू में शैतान बैठा रहता है बहकाने के लिए, है भाई ये पढ़ने जा रहे हो, एग्जाम में नहीं आया तो, हाँ शैतान चाचा बराबर बोल रहे हैं, और अगर आया तुम भूल गए तो, याद रहा लिख नहीं पाए तो, वो टाइम नहीं मिला तो, हजारों सवाल। उसके लिए कॉन्फिडेंस कि यस मैं जो पढ़ने जा रहा हूं वो मुझे याद रहेगा, एग्जाम हॉल तक नहीं, एग्जाम हॉल में भी याद रहेगा। घुमा फिरा के सवाल पूछेंगे तब भी मैं ये जो पढ़ने जा रहा हूं उसको मैं अप्लाई करूंगा। कॉन्फिडेंस के बगैर आप कितनी भी पढ़ाई करें, फिर 5 रिवीजन 10 रिवीजन करते हैं, कोई फायदा नहीं है। तो कॉन्फिडेंस के साथ आपको स्टडी स्टार्ट करने की, पहला C ये हुआ। और दूसरा C जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, और वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी तसलसल के साथ में आपको जो है वो तैयारी करने की, तसलसल के साथ में। कुछ लोग क्या करते हैं कि शुरू में जो है बड़ी आराम से, कॉलेज का पहला साल तो समझते हैं कि रेस्ट ईयर है, आराम करने का साल है, फिर जो है अक्टूबर नवंबर में हो जाते हैं, जब 2-3 में फेल हो जाते हैं, घर से प्रेशर आता है, तब मामला जो होता है आगे बढ़ते हैं, फिर लास्ट मोमेंट में जो है वो स्टडी करते हैं। उनमें यहां पर गलती जो है हमारे वालिदैन भी करते हैं, इस चीज को ग्लोरीफाई करते हैं, और बस गाइडेंस के लिए जो माएँ आती हैं बोलते हैं ये मेरे बेटे ने एसएससी में 75% मार्क्स लिया, बहुत अच्छी बात है। और जानते हैं कितने दिन पढ़ाई किया? खाली 15 दिन एग्जाम के, मतलब बेवकूफ है। 15 दिन की स्टडी से अगर 75 आ सकते, तो अगर रेगुलर स्टडी करता था कंसिस्टेंसी के साथ में तो 95 क्रॉस किया होता। यहां पर तरीका क्या है कि 35% से लेकर 75% मार्क्स हासिल करने के लिए जितने एफर्ट्स आपको करने पड़ते हैं, जितनी मेहनत करनी पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल आपको 4 घंटा रोजाना पढ़ाई करनी पड़ती है, तो 75 से 95 तक एग्जैक्टली उसके डबल, यानी रोजाना 8 घंटा। क्योंकि वो मरहला ऐसा है जिसे किसी चोटी पे चढ़ रहे हैं, तो आपकी एक बहुत आसान स्टेप्स थे वो चढ़े, फिर जो
जब पर आपका हाँपने कांपने लगेंगे वो 75% से लेकर 95% तक। 4 घंटा अगर पढ़ाई से आप 75 मार्क्स लेते हैं, परसेंट मार्क्स लेते हैं, दुगनी मेहनत करते हैं तो आपको 95 पहुंच सकते हैं। कंसिस्टेंसी, तसलसल के साथ में जो पढ़ाई होती है उसी की गारंटी है। मैं बता रहा था पूरे कुरान में भी कहीं पर भी जहानत की कोई गारंटी नहीं ली। एक ज़हीन था वो हमेशा कामयाब ही होगा, कोई गारंटी नहीं। हम देखते हैं कई ऐसे बच्चे जो स्कूल के ज़माने में टीचर का सवाल पूरा होने से पहले हाथ ऊपर करते थे जवाब देने के लिए, आज उस जिंदगी में इतने नाकाम हैं कि हाथ ऊपर करना दूर, वो सर ऊपर करके भी नहीं चल सकते। अपनी ड्राइंग की बुक में इंतहाई जासिब, इतना इंतहाई खूबसूरत ड्राइंग बनाने वाले बच्चे आज उनकी जिंदगी की तस्वीर इतनी बदनुमा बन गई है कि किसी को दिखाने के लायक नहीं है। टैलेंट और जहानत रहेगा और टिकेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेहनत, कंसिस्टेंसी, तसलसल के साथ मेहनत ये रहेगी भी और टिकेगी भी। इसलिए उसको आपको अपनाने का है। वक्त के हिसाब से मैं जो करने की बातें हैं और वो ये है, कहाँ पर आम तौर पर जो गलतियां होती हैं चंद मिनटों में इसका जिक्र करूंगा, और वो है कि वीक आपके जो स्पॉट्स हैं, जो कमजोर बातें हैं, उसको सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना है, उससे भागना नहीं है। ये है फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव एग्जाम्पल कि भाई ये फिजिक्स के पूरे इसमें जो है कि भाई क्या डिफिकल्ट लग रहा है आपको, समझो ऑप्टिक्स या लाइट का चैप्टर जो है वो डिफिकल्ट लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर जो है वेव थ्योरी ऑफ लाइट फॉर एग्जाम्पल, या हीट आपको जो है मुश्किल लग रहा है। अब वो क्या करते हैं आप लोग, हर बार स्टडी करते हो ना, वो हीट पढ़ने का है, कहाँ नहीं पढ़ने का, पढ़ने का है ना, पढ़ेंगे ना, उसको मुसलसल दूर रखते हैं, बाजू में रखते हैं, उसको हाथ नहीं लगाते यानी अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरी को आपने आइडेंटिफाई किया, नब्ज पे हाथ रखी, लेकिन फिर जो है वो जो आसान लगता है उधर घूमे, उधर ही चल पड़े। ऐसे कई लोग करते हैं। स्कूल के ज़माने में हमको एक नज्म थी, आनंद नारायण मुल्ला की नज्म थी, ज़मीन वतन है ज़मीन वतन तेरे को हो दरिया जमाला फरी, वगैरह वगैरह। तो कुछ बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स, साइंस, उसके पेपर के रात में भी वही करते थे, ज़मीन वतन है, पूरा मोहल्ला उड़ा देते, ज़मीन वतन है ज़मीन वतन। तो मालूम अब अम्मी को क्या समझता है, स्टडी कर रहा है मेरा बेटा, कौन सा पढ़ रहा है वो पता नहीं है, ज़मीन वतन है ज़मीन वतन। अच्छा ये पढ़ के वो कुछ शायर बने ऐसा भी नहीं, वो कहीं के नहीं रहे कि उनको क्या, किस रात में कब क्या पढ़ना चाहिए वो भी शौर नहीं ना, कुछ भी नहीं रहे हो। आसान चीजों को ही लेकर बैठना ये गलती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अपनी कमजोरियों को आइडेंटिफाई कीजिए नंबर 1, और उस पर एफर्ट्स लगाइए। ये अहम है, उससे भागने का नहीं, भाग के कुछ फायदा नहीं है। उसके लिए एक पूरा आपने जो है अगेन पेंसिल, जब एमसीक्यूज कर रहे हैं राइट आंसर पे टिक मत कीजिए, फिर वो किताब आपके लिए बेकार हो जाएगी। लेकिन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उन पर टिक लगाइए, जो नहीं आ रहे हैं आपको उस पर जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वो जो फीडबैक फॉर्म्स हैं वो लड़के लोग इधर भी बांटने की ये कर लीजिए, लड़के लोग यहाँ बांटें फीडबैक फॉर्म्स जल्दी से। फीडबैक फॉर्म्स किसके पास है रखे हुए? हाँ वो इधर इधर जेंट्स ने बांटे, कब बांटे? इधर बांटे हैं फीडबैक फॉर्म्स, नहीं बांटे? नहीं ये तो आए हैं, छोड़ नहीं आए वो नहीं, वो तो बाद में एक साथ रखी है, उसकी बात अलग है।
लेकिन ये फॉर्म्स जेंट्स में बांटे गए हैं। आपके पास ये फॉर्म्स आए थे, फीडबैक फॉर्म्स? अच्छा, ठीक 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 है, ठीक ठीक। हमको ये इसके लिए है कि थोड़ा सा डेटा इस तरीके से हम तैयार कर रहे हैं कि जहां पर आप लोगों के जो हैं, जो असल प्रॉब्लम्स हैं, उन तक हम जो है पहुंच सकें, ये हमारी जो है एक कोशिश है। उसके लिए हम बात कर रहे थे कि कैसे उसमें से ये करने का है। जो दो चार बातें मैं अहम आखिरी बातें कहना चाहूंगा वो ये कि आप अपना 100% दीजिए इफ यू वांट 100% रिजल्ट। हमारे पढ़ाई करने का तरीका जो है वो दुरुस्त होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और आखिरी बात जो आ रही है वो है अवेयरनेस, कि नई नई चीज़ें क्या क्या आ रही हैं, उसके ताल्लुक से अवेयरनेस। जैसे अभी एक आया है रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह। लोग समझते हैं कि ये आईटी और कंप्यूटर वाले ही कर सकते हैं, ये मैकेनिकल वाले भी कर सकते हैं, उनको भी इसका फायदा हो सकता है। आप अगर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, खासतौर पर पीजी आपकी जो है वो पहली स्टेप है। पीजी तक तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है। मैं जब फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स आते हैं तब मैं कहता हूं भाई तुम्हारा जो है बीई के बीटेक के इंजीनियरिंग का एसएससी आपने पास कर लिया, अब उसके आगे आपको जाने का है, क्योंकि तो टफ कंपटीशन है कि जब तक आप पीजी नहीं करते हैं तब तक आप जो हैं वो टिक नहीं पाएंगे उस अपने मैदान में। जाहिर है कि अगर ये जो वैकेंसी है 5 इंजीनियर चाहिए, अब वहाँ पर अगर 10 एमटेक होंगे तो उनको पहले बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कई बच्चे वो गेट के एग्ज़ाम से भागते हैं, गेट का एग्ज़ाम नहीं देते। उनको मालूम यह होना चाहिए गेट के एग्ज़ाम के 2 फायदे हैं। जब हम जॉब करेंगे, कौन सा जॉब करेंगे भाई, कि मल्टीनेशनल कंपनीज में गेट के स्कोर को अहमियत है। वो अपना इंटरव्यू जो है अगर लेते भी हैं तो बराए नाम और गेट के स्कोर के ऊपर जॉब मिल जाती है। ये नंबर 1 फायदा। और नंबर 2 फायदा, उसका सिलेबस तो स्टडी करो। उस सिलेबस में क्या है कि पूरे 4 साल जो आपने पढ़ा है उसका थरली रिवीजन हो जाता है। उमूमन हर फील्ड के बच्चे, सिर्फ इंजीनियरिंग के नहीं, हर फील्ड के बच्चे जो हैं वो रिवीजन कैसा करते हैं, वो स्टडी कैसे करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज। कि भाई जैसे ही एग्जाम करीब आ गए, 1 महीना हो गया, तो प्रीवियस ईयर्स पेपर जो हैं वो ढूंढ निकाल लेते हैं कि कब क्या पूछा गया है। अरे ये पूछा गया, मतलब ये अभी पूछा नहीं जाएगा, अच्छा ये हो गया, ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के जरिए से वो ऐसे पूड़ी बांधते और उसमें से एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी होने की वजह से कई टॉपिक छोड़ देते, और जब इंटरव्यू को जाते हैं तब उनका माथे पर हाथ रख देते हैं कि जो टॉपिक मैंने छोड़ा था उसी टॉपिक पे ही सवालात पूछे गए। अब इसको कोर्स, हर चीज में एक कोर्स करेक्शन के लिए अल्लाह ताला एक मौका देता है। कितना ही गलत आपने लिया है, उसके बावजूद अगर आप सही वक्त पे राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, यहां तक के यू टर्न भी लेते हैं तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो वो सारे जो आप छोड़ते आए थे सवालात, उसको रिवाइज करने का मौका जो है वो गेट देती है। और एमएनसीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में गेट का स्कोर बहुत मायने रखता है। ये भी हैं। इसके अलावा जो कोर्सेज हैं उसकी ला इल्मी, जैसे अगर एक इसके जो हैं इंजीनियरिंग में अगर मैकेनिकल के ब्रांचेस की हम बात कर रहे हैं, उसमें ये एक पाइपिंग डिज़ाइन है, कैट कैम का है, टूल डिज़ाइन है, इसके जो कोर्सेस हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के हैं कोर्सेस हैं, ये सारे जो हैं इसमें फिर आप अगर इसमें एमबीए में अगर आप जाते हैं इसके अंदर,
तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आपको जॉब मिल सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हो सकते हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट से। ये इस तरीके से आपको होता है, लेकिन आपको मालूम नहीं है। नई नई चीज़ें जो आई हैं, मैकेनिकल के है, रोबोटिक्स जो है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड नानो टेक्नोलॉजी है, फिर इसके अलावा जो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा स्कोप है। पीजी में भी अगर आप ये कोर्स अगर करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, तो इसका बहुत ये होता है। स्पेशली वाटर पोल्यूशन है, एयर या नॉइस पोल्यूशन है, या फिर ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके ताल्लुक से अगर ये मामला है, वेस्ट मैनेजमेंट है, फिर ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आप ये कर सकते हैं। ये हम एक जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी कई ब्रांचेस अभी आ चुकी हैं। मैं एक इसमें मिसाल जो है वो मैंने की है। इसमें मैं चाहूँगा अगर किसी के पास कोई सवाल अगर हैं, अगर इस फीडबैक फॉर्म में भी अगर आपके कोई सवाल अगर आए होंगे तो मैं जवाब दूंगा। कोई सवाल अगर है किसी भी ब्रांच के ताल्लुक से, सिर्फ इंजीनियरिंग के नहीं बल्कि कुछ किसी इसके, तो आप जो हैं वो आप पूछ सकते हैं। देखो, महफिल आज की छोटी हुई, लगभग 1 घंटे की हुई, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको बामाने हो जाएगी अगर आप उसमें से कुछ सवालात अगर आप पूछ सकते हैं, पूछते हैं तो। हर जगह पर अपनी ईमेल आईडी आपने लिखना चाहिए था। ईमेल आईडी मैं नहीं समझता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो ईमेल आईडी बनाया ही नहीं होगा। हाँ, ये अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल है, मालेगांव के अंदर जो तलबा पढ़ते हैं खास करके उर्दू मीडियम के, तो यहाँ पर 8वीं के बाद ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है, उसके बाद 10 के बाद ऐसे देखा जाए तो 12वीं तक के ड्रॉप आउट बहुत सारे हैं। तो इसका कुछ सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं हम? देखिए, पहले तो बात यह है कि प्राइवेट स्कूलों में अगर पढ़ रहे हैं तो सामने बात देखते कि भी वो फीस नहीं भर सकते इसके लिए। गवर्नमेंट स्कूलों में अगर ये हो रहे हैं तो अगर ड्रॉप आउट हो रहे हैं, और ड्रॉप आउट का मतलब लड़के ड्रॉप आउट होते हैं, लड़कियां उमूमन बहुत कम, मुश्किल से 5% लड़कियां ड्रॉप आउट हो रही होंगी, लेकिन 95% जो है वो लड़के ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और उसकी वजह हमको मालूम है। लड़कियां जब स्कूल में आती हैं तो अपने घर से जब जाती हैं तो स्कूल की तरफ नजर रहती है और उसके आगे कुछ देखते नहीं है। लड़के जो होते हैं उनका बड़ा ऑब्जर्वेशन रहता है, तो जब घर से निकलते हैं तो देखते हैं यार ये होटल है, तो होटल में मेरे को काम मिलेगा अगर तो रोज़ के 200 रुपये कमाऊंगा मैं। ये सोडा वाटर के बोतल की कारखाना है, यहाँ पर काम करूँगा रोज़ के 300 रुपये। अच्छा, वो उधर मैं करूँगा तो ये, अच्छा ये देखो ये रोज़ जो ये कबाब बेच रहा है रास्ते पे, मैं यहाँ पर खड़ा रह के देखा मैंने एक दिन, 500 रुपये का गल्ला है, रोज़ का 500 रुपया। शॉर्टकट्स के पीछे ये लोग जो भागते हैं, ये लड़के लोग, कि इतना पढ़ के ये करके फायदा क्या है। फिर 2-4 हम ख्याल लोग अगर मिल गए तो स्कूल जो है उसको छोड़ देते हैं, स्कूल से वो नाता तोड़ लेते हैं, क्योंकि उनको शॉर्टकट्स उनके सामने हैं। ये यहाँ पर लड़कियां जो ड्रॉप आउट नहीं हो रही हैं उसकी 2 वजूहत हैं। पहली वजह ये कि अपने घर से जो निकलती हैं तो स्कूल की तरफ और सिर्फ स्कूल की तरफ उनकी नजर रहती है, न दाएं न बाएं क्या हो रहा है, कौन क्या कितना कमा रहा है, कोई नजर उनकी वहां पर नहीं रहती है। दूसरी वजह जिसकी वजह से लड़के जो ड्रॉप आउट होते हैं वो है हमारे गलियों के मोहल्लों के नुक्कड़, और ये नुक्कड़ों पर बैठकर एक से एक उस्ताद वहां पर खड़े रहते हैं। जो हमारे किसी इदारे में इतने प्रोफेसर लोग नहीं होंगे, उतने जबरदस्त प्रोफेसर्स उनके नाके नुक्कड़ पे खड़े रहते हैं। अब ये नाके नुक्कड़ जो हैं वो भी मॉडिफाई हो गए, वो थोड़े मॉडर्न हो गए, और अब खुल गए हैं इलेक्ट्रॉनिक चौपाल खुल गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक चौपाल में क्या है, व्हाट्सएप पे हर कोई है। अब वहां पर जो है वो एक से एक उस्ताद लोग बैठे हुए हैं, उन पर हम जो है जबरदस्ती उसमें वो फील्ड में हमको है नहीं है। मैं शाम को जो अवामी प्रोग्राम है उसमें मैं बताऊंगा इसके ताल्लुक से क्या है, लेकिन उसमें क्या होता है,
आप कसम खा के आप अपने मोबाइल को हाथ लगा देते हैं कि भाई सिर्फ 5 मिनट में देखूंगा, और 1 घंटे सवा घंटे से पहले बाहर नहीं आते। ये एक ऐसा मामला है टाइम वेस्टिंग का। तो उसमें क्या हो रहा है, इन इलेक्ट्रॉनिक चौपाल पे क्या होता है, कोई कहता है देखो मैं 1 घंटे से देख रहा था, इधर से जो एक बात बोल रहा है, उधर से एक बात बोल रहा है, इधर 1 घंटे से ऑब्जर्व किया, फिर मैं मैदान में कूद पड़ा। इनको अच्छे अल्फाज में वो कहना चाहते थे कि फिर शहंशाह मैदान में आ गए। फिर मैंने एक सेंटेंस बोला, सबकी बोलती बंद, सब चुप, बिल्कुल। क्या बोल रहा है, क्या बहस चल रही है, उस पर 1 घंटा पहले गया। फिर एक जुमला ऐसा लिखा कि सब चुप हो गए, उस बात पर झूमने के लिए 1 घंटा और गया, 2 घंटे। तो टाइम वेस्टिंग का इससे बड़ा और बुरा जरिया जो है, इससे पहले भी आ गए। किताबों के दौर के बाद में टीवी आ गया, टीवी के बाद में यानी उससे पहले फिल्में भी आ गई, फिल्में आ गई, टीवी आ गया, केबल आ गया, क्या क्या आ गया। उतना नुकसानदेह नहीं इसमें यह है, आज हम यहाँ बैठे हुए, वहीं पर कहीं पर हांगकांग में और कहीं पर सिंगापुर में एक से एक शैतानी दिमाग काम कर रहे होंगे। वो क्या कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे ऐप्स बनाओ कि नंबर 1 वो लोगों तक मुफ्त में पहुंचे, बिल्कुल फ्री में पहुंचे, और नंबर 2 कि उसमें शैतानियत जितनी भर सकते भरो। ये आ गए हैं और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको। इसमें इसका हल क्या है, हम शाम के प्रोग्राम में उस चीज़ को बताएंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक चौपाल जो खुल गए हैं, वहाँ पर लड़के लोग जो डेंगे मारते रहते हैं, ये दूसरी वजह है जिसकी वजह से जो लड़के हमारे जो हैं वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं। ऑफ कोर्स वालिदैन को का सपोर्ट उसको रहता है, वालिदैन का रोल इस चीज़ में क्या है हम शाम के इसमें बोलेंगे। नेक्स्ट और कोई सवाल है कोई? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिगार्डिंग दिस गाइडेंस कैंप्स, जो आपने सर बताया जो कैरियर ऑप्शंस लाइक आपने गेट या इंडस्ट्री बताया, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि रिलेटेड टू फॉरेन एजुकेशन आफ्टर बीटेक आफ्टर एमटेक, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि जैसे मिडल ईस्ट में या यूरोप या यूएस में, बिकॉज इन इंडिया देयर आर फ्यू बेस्ट इंस्टीट्यूट्स एंड वी हैव लॉट ऑफ पॉपुलेशन, उससे रिलेटेड में मतलब कुछ इंफॉर्मेशन। देखिए कई फील्ड जो हैं वो रहेंगी, हमेशा रहेंगी। हमारे इसमें इलेक्ट्रॉनिक का दौर आके लगभग 30 साल हो गए, यानी बिल्कुल फुल फॉर्म में। उसके बावजूद आज भी नंबर 1 पे जो ब्रांच है वो मैकेनिकल है, सदाबहार फील्ड है। लेकिन हमको इसका अहमियत हमको पता नहीं है। हम सोचते कंप्यूटर ही सब कुछ है, आईटी ही सब कुछ है। आप मैकेनिकल के करने के बाद में भी वो सारे कोर्सेस उसको जोड़ सकते हैं, कैट कैम के कोर्सेज उसमें जोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मैकेनिकल लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग का इसका लीजिए, ये सदाबहार है। इलेक्ट्रॉनिक में मजबूत होने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में जाते हैं, तब भी आप उसमें ये कर सकते हैं। तो ये जो ब्रांचेस हैं इसमें आपको इसके, अब सवाल ये है कि बाहर गल्फ कंट्रीज में वगैरह जो है उसमें किसको स्कोप रहेगा, क्या रहेगा। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिन चीज़ों को अहमियत है लगभग वही अहमियत के हामिल हैं गल्फ कंट्रीज में, क्योंकि गल्फ कंट्रीज का अपना कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। गल्फ कंट्रीज में मैं जो जाता हूँ वो सिर्फ ये कहने के लिए जाता हूँ, सारे कतर में जाता हूँ, कुवैत में, सऊदी में, सब जगह पर जितने एनआरआईज वहाँ पर रहते हैं उनके बच्चों को मैं ये कहने जाता हूँ कि 9वीं जमात के बाद अपने बच्चों का एनआरआई स्टेटस खत्म कर दीजिए और उनको इंडिया में भेज दीजिए, और 10वीं से इंडिया में पढ़ाइए। उसका फायदा एक होगा कि 10वीं और 12वीं अगर वो इंडिया में करते हैं, उनका एनआरआई स्टेटस खत्म होता है, तो लाखों की फीस उनको अदा नहीं करनी पड़ती है, जो रेगुलर स्टूडेंट की फीस है वही। दूसरी बात ये कि वहाँ पर नज्म जो है वो 9वीं के आगे वाकई नहीं है। कई इस पर मैं बहस कर सकता हूँ इस ताल्लुक से, मुख्तसर ये कि इसमें ये नहीं होता है। अब उसमें क्या होता है, कुछ लोग जो एनआरआईज होते हैं वो अमूमन अपने गांव में, जैसे कि मालेगांव से कोई दुबई में गया है, तो बच्चों को फ्रिक्वेंटली अपने बच्चों को अपने गांव में भेजने का चलन नहीं है। वहां देखा मैंने
अब मुझे कहने दीजिए पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि जो एनआरआई जो वालिदैन है और स्पेशली वालिद साहिबान वही दुश्मन बने हुए हैं अपने बच्चों के करियर के। वो क्या बोलते हैं कि फंडा कि मैं इतना कमाऊंगा कि मेरे बेटे की 3 नस्लों को कमाना नहीं पड़ेगा। अरे भाई 3 नस्लों को क्यों नुकसान कर रहे हैं आप? नहीं, मैं वो बोलते हैं हम वो कुएं का पानी पीते थे, आज मेरे बेटे खाली पेप्सी मुंह में लगाते। ये पेप्सी खा रहे, पिज्जा खा रहे, उसके साथ साथ डायबिटीज की गोलियां भी ले रहे। कौन से 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे डायबिटीज की गोलियां ले रहे। 7वीं में उनका वजन है 50 किलो, है ना, और 8वीं में 60 किलो, 9वीं में 70 किलो, ऐसा हो रहा है। अरे गुजरने दीजिए उनको उस स्ट्रगल पीरियड से। आप बस की लाइन में खड़े थे, उनको भी खड़े नहीं दीजिए। धूप में आप चलते थे, चलने दीजिए उनको। वो भेजते नहीं है। फिर जब ऑल ऑफ ए सडन आते हैं कई जगहों पर, जब आते हैं वहां पर तो भाग जाते हैं फिर वापस, क्योंकि गांव में रहने की अरे बोलते ये इतनी ट्रैफिक और इतना ये और इतना ये मामला ये है, लेकिन वो है तो उसको एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं है ऑल ऑफ ए सडन, और जाते हैं वापस फिर। तो उसके लिए जो एनआरआई उनको पहला ये काम करना चाहिए कि भाई ये 3 नस्लों का नुकसान क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो बात है इसमें से कुछ ऐसा होता है, कुछ एटीट्यूड कैसा, तो ये इससे लगी बांधी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको तफसील से मैं शाम में बताने वाला हूँ। लेकिन होता क्या है कि भाई सभी लोग इसके लिए नहीं, मेरे बेटे को हम क्या करेंगे, तो एक 2 BHK के 2-3 फ्लैट हम लेके रखते हैं, तो उसका जो भाड़ा आएगा, जो किराया आएगा, वो अपने बेटा जो है वो ये करेगा। अब्बा क्या बना के जा रहे हैं अपने बेटे को? रेंट कलेक्टर। उसको क्या बना सकते थे? एक्चुअल कलेक्टर बना सकते थे किसी डिस्ट्रिक्ट का, वो नहीं। उसको रिसर्च ऑफिसर बना सकते थे, वो नहीं। अब रेंट कलेक्टर, तो उसका एटीट्यूड क्या होता है, उसका मामला क्या होता है, उसकी ज़हनी कैफियत क्या होती है? हर महीने की 25 तारीख को हम सोचता है कि एक तारीख को जो है वो भाड़ा वहां से आने वाला है। 1 तारीख हो गई, भाड़ा नहीं आया। 3-4 तारीख को याद रहते हैं, भाई ना ऐसे ही सलाम दुआ के लिए फोन किया था, ये वो सब ठीक है, रख दिया। 6-7 तारीख को, क्या भाई भाड़ा देने का है कि नहीं? हाँ भाड़ा दिया, आया नहीं अभी तक। 10 तारीख को बोलते, अरे भाड़ा दे रहा है कि रूम खाली करने के लिए आदमी भेजूं? अब्बा अपने बेटे को क्या बनाए? भाई बनाए, भाई बना के गए। अरे उन्होंने बनाना चाहिए था कोई रिसर्च स्कॉलर, ये वो सब नहीं है। 2-3 भाई हो गए ना, तो वो फिर उनमें ये होता है, टक्कर हो रही है। वो फिर बड़ी पाबंदी के साथ में कोर्ट कचहरी में मुलाकात होती रहती है उनकी कि उसका भाड़ा वो लेगा, उसका अरे क्यों भाई, उनको रेंट कलेक्टर, भाड़ा वसूल करने वाले बना के क्यों जा रहे हैं? ये एटीट्यूड जो है वो एनआरआईज में पल रहा है, बढ़ रहा है। नंबर 1, गल्फ कंट्रीज के अलावा मैं इसमें जो ऐड करना चाहूंगा वो ये, गल्फ कंट्रीज के अलावा जो 3 कंट्रीज अभी मुसलमानों के लिए माहौल साजगार बनते जा रहा है जिन कंट्रीज में, वो नंबर 1 है कनाडा, नंबर 2 है न्यूजीलैंड और नंबर 3 है ऑस्ट्रेलिया। ये 3 कंट्रीज में माइनॉरिटीज के लिए भी जो है वो माहौल साजगार है। तो वहाँ के हिसाब से आप एडिशनल कुछ कोर्सेज जो हैं वो कर सकते हैं। हाँ, फॉरेन इसमें अगर आपको जाना है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये गवर्नमेंटों को छोड़ दीजिए, आज भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिकल एजुकेशन इंडिया में अवेलेबल है, जिसकी मिसाल है एम्स। बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग जो है वो एजुकेशन अवेलेबल है, जिसमें बेहतरीन उसके एग्जाम्पल्स हो रहे हैं IITs, NITs वगैरह वगैरह है। बेहतरीन एजुकेशन मैनेजमेंट की इंडिया में अवेलेबल है और वो है IIMs, कलकत्ता, अहमदाबाद, बेंगलोर वगैरह वगैरह। यहाँ से पूरे हथियारों से लेस होकर वहाँ पर जाइए, और वहाँ पर एडिशनल कोर्सेज कुछ करने का है तो GRE का एग्ज़ाम देना आपको ज़रूरी है।
ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन GRE का एग्ज़ाम आपको देना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ टोफेल है, IELT वगैरह है, ये एग्ज़ाम्स जो है वो देने के हैं, और उसके लिए तैयारी आपकी ग्रेजुएशन के ज़माने से उसमें आपको करने की है। तो ये ट्रेंड जो है वो है, लेकिन इसकी अवेयरनेस हम लोगों को सबों को होनी चाहिए। आप ये कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हम इसी बात पर यहीं पर जो है फिल वक्त ख़त्म कर दे हैं, और लगभग 1.25 घंटे का फिर भी जो हमारा एक टारगेट रखा था हमने, उसके हिसाब से यहाँ पर हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सवालात हमारा ईमेल आईडी आपने जो वो उसमें ये था उससे आपने नोट किया होगा। गाइडेंस का ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन एक दिन का ये मेला था, एक दिन का उर्स था, बाद में आप कौन हम कौन, ऐसा नहीं है। आप उसमें हमसे कभी भी इस्तेफादा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इस बात को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।